कि आप सभी जानते हैं कि आज 26 जून के दिन संयुक्त राष्ट्र ने नशीले पदार्थों को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और उसे नशीले पदार्थों का दुरुपयोग और गैरकानूनी व्यवहार का नाम दिया गया है। नशीले पदार्थों को लेने का जो परिणाम है उससे हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट के श्री राहुल राय सुर को हमने बुलाया है। ये नारकोटिक सेल के डीसीपी हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और मैं इनसे थोड़ी देर में बातों का सिलसिला शुरू करूंगी। और दूसरी हस्ती है श्री राम जवारानी जी, नमस्ते, जो कि कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जिनमें से मुख्य है सहयोग फाउंडेशन, आशीर्वाद, जिनके वो चेयरमैन भी हैं, और प्रियदर्शनी अकादमी के जनरल सेक्रेटरी। इसके अलावा वो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एंटी नारकोटिक सेल कन्वीनर भी हैं। और बात का सिलसिला हम इन्हीं से शुरू करते हैं। जवाहरानी जी, आप इस बात से सहमत ज़रूर होंगे कि नशीले पदार्थों के कारण जो हमारे समाज और देश का ढांचा खोखला होता जा रहा है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? निशा जी, कुछ समय से एक तूफान सा नशीले पदार्थों का हमारे देश की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है जी एक विनाश का चिन्ह लेके। जी उसे हमें रोकना है। अगर आज हम उसे नहीं रोक पाए तो आने वाला कल, आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। जी ये समझ में नहीं आता है कैसा ये हवस कैसी है। काफी हमने हवस के बारे में सुना है कि किसी को शोहरत की हवस है, किसी को पैसे कमाने की हवस है, पर ये लाशें खरीदने की हवस जो है वो हवस तो मैंने पहली बार सुनी है। ये कैसे लोग हैं जो कफन बेचते हैं, हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे भविष्य को एक अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं। हमें किसी भी हाल में उसे रोकना है। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति का, समाज का, सरकार का और पुलिस का एक कर्तव्य बन जाता है उसी को किसी भी हाल में रोकना। राहुल जी, जवाहरानी जी का कहना है कि जो नशीले पदार्थों का तूफान है, जो हो सकता है पाश्चात्य देशों से होता हुआ हमारे देश में आया है, तो इस तूफान के आने की वजह क्या है और इस तूफान को कैसे रोकना जा सकता है? निशा जी, ये सवाल है, नया नहीं सवाल है। पहले भी इस देश में चरस, गांजा, अफीम बहुत देर से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बोलना कि ये तूफान नया आया है, ये बिल्कुल गलत है। सवाल ये है कि जो नई नशीली दवाएं आई हैं, जैसे हेरोइन, जैसे कुछ हद तक कोकेन, ये दवाइयां कैसे आई और क्यों आई? अब इसकी वजह यह है कि सन 1979 में जब अफगानिस्तान में युद्ध छिड़ा, तब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो नशीली दवाइयां बनती थी और जो पश्चिमी मार्ग से ये पश्चिमी देशों में जाती थी, तस्करियों के लिए यह मार्ग बंद हो गया। और यह मार्ग बंद होने के कारण तस्करों ने दक्षिण दिशा में देखा और राजस्थान, इंडो पाकिस्तान जो बॉर्डर है, पाकिस्तान और भारत की जो सीमा, जो रेतीला इलाका है, वहां से अधिकतर ये दवाइयां ले जाकर दिल्ली जैसे शहर में, बंबई जैसे शहर में बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ये दवाइयां बाहर ले जाई जाती हैं। ये दवाइयां हिंदुस्तान में आईं और ये स्वाभाविक था कि किसी पैमाने पर स्थानिक लोग भी इसका शिकार हो जाएंगे और आस्ते आस्ते यहाँ भी जो इस नशीली दवाइयों के जो शिकार हुए उनकी संख्या बढ़ती गई और काफी सारे लोग इससे पीड़ित हैं। इस समस्या के बारे में केंद्र सरकार और विशेष करके महाराष्ट्र की जो सरकार है, महाराष्ट्र शासन ने बंबई पुलिस के लिए एक स्पेशल सेल, एंटी नारकोटिक सेल स्थापन किया है, जिसका मैं पहला डिप्टी कमिश्नर पुलिस हूं। और मेरे अधिकारियों के सहायता से मुझे ये कहने में गर्व होता है कि सन 1990 में हमने सबसे ज्यादा भारत में एक शहर में नशीली दवाइयां पकड़ी। जवाहरानी जी, किसी भी नशे की लत को लगाने के लिए या लगने के लिए एक विशेष उम्र नहीं होती है, लेकिन आज के दौर में जहां तक हमने अध्ययन किया है
इन नशीले पदार्थों के जो लोग शिकार हुए हैं वो है हमारी आज की युवा पीढ़ी। सही। तो इस युवा पीढ़ी के जो संरक्षक हैं या उनके माता पिता हैं, उनका अपने बच्चों के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है? आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? मैं ये समझता हूँ कि हर बच्चे का भविष्य या उसे एक अच्छा नागरिक बनाना, उसे समाज में चलना सिखाना, एक बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए माँ बाप का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। उसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण है। और माँ बाप, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा नशा जो है माँ की ममता, बाप का प्यार, ये नशा ऐसा है कि फिर दूसरे नशे की जरूरत नहीं होती। मगर जब कि माँ, ऐसे काफी हायर सोसाइटीज में देखा गया है, काफी परिवारों में, कि माँ अपने बच्चों को नौकरों के भरोसे छोड़ के, आया के भरोसे छोड़ के पूरा दिन क्लब्स या पत्ते खेलना या किटी पार्टीज में बिता देती है, बाप अपने रोटी रोजी कमाने में रहता है, तो बच्चों को वो प्यार का नशा हासिल नहीं होता है। तो बच्चे स्वाभाविक किसी और नशे की तरफ मुड़ जाते हैं। और कई घरों में यह भी महसूस किया गया है कि माँ बाप सिर्फ अपना यही फर्ज समझते हैं कि हमने बच्चों को कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन दिला दी, फीस भर दी, तो हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। उन्हें यह नहीं सोचने का वक्त मिलता है कि हमारा बच्चा घर से तो सही समय से निकलता है, मगर वो कॉलेज स्कूल सही पहुंचता है कि नहीं, या उस बच्चे का किन लोगों के साथ उठना बैठा है, या वो पढ़ाई में कितनी रुचि रखता है, या उसका किस दिशा में जाने का चाहना है, किस दिशा में जाने का वो सोच रहा है, उस सब चीजों से वो महरूम, मतलब उन चीजों को ध्यान नहीं देते। तो मैं समझता हूँ उनको ये ध्यान जरूर देना चाहिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में। ये मेरी राय है। आपके कहने से ऐसा लगता है कि जिन बच्चों की परवरिश अच्छी होती है, फिर उन्हें माँ बाप का प्यार पूरा मिलता है, वो बच्चे नशे की तरफ नहीं जाते? नहीं, ऐसा नहीं है। काफी केसों में ऐसा भी देखा गया है, माँ बाप का प्यार और परवरिश अच्छी मिली, उसके बावजूद भी बच्चे इस लत में, ऐसी नशेखोरी में आ जाते हैं। उसके कुछ और वजह है, जैसे कि किस दो बच्चे ने ड्रग्स लेना शुरू किया, नशा शुरू कर दिया। पहले तो ये नशे की आदत जो है बेचने वाले जो है वो उन्हें मुफ्त देते हैं, एक बार दो बार उसे मुफ्त खिला देते हैं। तीसरी बार जब वो बच्चा लेने जाता है कि भाई हमें वो दे दीजिए दवाई, वो हमें नशे के पदार्थ, तो बोलते नहीं अभी तो इतने पैसे लगेंगे। अगर उनके पास तो पैसे है नहीं तो कहते भाई पैसे नहीं, खैर किसी और दोस्त को तुम ले आओ, उसको भी हम फ्री देंगे, तुम्हें भी फ्री देंगे। फिर वो बच्चे जो इस आदत से मजबूर हो जाते हैं, जिन्हें ये नशाखोरी का एक लत सा हो जाता है, वो किसी और को पकड़ता है और उसी को शिकार बना देते हैं। फिर उन्हें इस तरह से बहलाया जाता है भाई चलिए ये कुछ नहीं है, एक आप गश्त तो मार लीजिए, एक सिगरेट का आप इस्तेमाल तो करके देखिए क्या है। इस तरह से वो सिलसिला बढ़ जाता है। तो हाँ, इस तरह से वो गलत बढ़ जाते हैं। या कुछ गरीबी के हिसाब से माँ बाप अपने बच्चों को, कुछ ऐसे भी परिवार है जो जिनकी इतनी हालत नहीं है कि जैसे बाकी स्टूडेंट्स कॉलेज में रहन सहन या जिस तरह से आते हैं वो नहीं हो पाता, तो उस गरीबी के हिसाब से उसको जब एहसास होने लगता है कि मैं इन लोगों से कम हूँ, तो उस गम की पीड़ा से भी उसे कोई चीज ऑफर कर लेता है तो उसको वो ग्रहण कर लेता है। मैं समझता हूँ ये भी कुछ कारण है इसके। राहुल जी, आप इनकी बात से कहाँ तक सहमत हैं? निशा जी, बात ये है कि केवल जो परिवार में वातावरण मिलता है सिर्फ ड्रग एडिक्शन उसी के ऊपर निर्भर नहीं है। हमने देखा है कि बंबई जैसे शहर में ये जो समस्या है पहले मध्यम वर्गीय परिवारों में ज्यादा पाई जाती थी। 1970 के 1970s के शुरुआत में। परंतु अब यदि आप बंबई में घूमें तो आपको दिखाई देगा कि सबसे गरीब लोग, सड़क पे घूमने वाले बच्चे, रेलवे पुलों के नीचे, ये आपको अधिकतर गर्द पीते हुए दिखाई देंगे। तो इससे ये साफ है कि ये जो प्रॉब्लम है ये गरीबी की भी एक प्रॉब्लम है। और ये लोग सिर्फ गर्द को के खरीदने के लिए, सिर्फ उसी के लिए जीते हैं। पैसे इकट्ठे करते हैं, कागज इकट्ठा करते हैं, उनको बेच के जितना उनको पैसा मिलता है वो किसी आदमी के पास जाते हैं और गर्द खरीदते हैं। और यदि कोई आदमी इनके पास जाके कहे कि आप गर्द मत पीजिए, ये आपके लिए खराब है, तो आपको आपकी तरफ देखेंगे और बोलेंगे कि हमारे लिए और खोने के लिए क्या है जी? सब कुछ तो ये लोग खो चुके हैं। तो अब ये जो समस्या है बंबई में, अनुमान लगाया जाता है कि तकरीबन 30,000 से 1 लाख, मतलब संख्या निश्चित नहीं हुई, पर 30,000 से 1 लाख तक गर्द के पीड़ित लोग बंबई में हैं। और इसमें से अधिकांश
गरीब गलीचे बस्तियों में रहने वाले, जी स्ट्रीट चिल्ड्रन, कभी कभी टैक्सी चलाने वाले और मध्यम वर्ग के लोग तो हैं ही। जी दूसरी बात यह है कि बंबई विश्वविद्यालय के साथ हमने एक सर्वे किया था जिसमें लगभग 20,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया और नेशनल सर्विस कोर के स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने उसको सर्वे को कंपाइल करने में मदद की जी और उसका नतीजा ये निकला, हमको ये पता चला कि सबसे ज्यादा परसेंटेज इंट्रोडक्शन ड्रग्स की एक लड़के को दूसरे लड़के से होती है, मतलब फ्रेंड्स के रूट से होती है। दोस्त बोलते हैं पी ले यार, पहली बार पी ले, मजा आएगा, कुछ नहीं होगा। और उस उम्र में लोगों जो दोस्त बोलते हैं उनके कहने को नहीं बोलना, ये एक लड़के के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमको लड़के को ना बोलने की शक्ति उनको हमको प्रदान करनी चाहिए। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि गलत सोबत, परवरिश में कोई कमी, गरीबी या फिर कुंठा के कारण लोग इसकी तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है जवाहरानी जी, आप तो कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संस्थाओं से, तो आपकी संस्था इस क्षेत्र में क्या कदम बढ़ा रही है? सिर्फ हमारी संस्था नहीं, काफी सामाजिक संस्थाएं और भी इस कार्य में कर रही है। इस भयानक बीमारी को, इस भयानक रोग को लोगों तक उसकी सुझा की, उसके चेतना के लिए आगे आ रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने सहयोग फाउंडेशन में सवेरा 90 के नाम से नशीले पदार्थों से मुक्त सुबह का एक प्रोग्राम आयोजन किया था, जहाँ पे राहुल सुर साहब भी हमारे साथ थे और इन्होंने दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को ये सब चीज स्पष्ट बताई कि ये चरस, गांजा, अफीम कितने हानिकार है, इससे कितनी पीड़ा होती है। ये ठीक है, एक बार लेने से वो कुछ पल भर के लिए एक एहसास करता है कि भाई एक आनंद उसे महसूस होता है, मगर इसका अंत कितना बुरा है वो चीज इन्होंने काफी अच्छे ढंग से पहुंचाई। दूसरी चीज मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो गलती से एक बार ड्रग्स ले चुके हैं, नशीले पदार्थों के आदी बन चुके थे और आज वो उससे मुक्त है, उन्होंने एहसास किया है कि भाई ये गलत चीज है और उनसे वो दूर है, उन लोगों को भी समाज के सामने आगे आना चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि जो व्यक्ति एक बार ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, वो क्या उसका वापस आना संभव है? हाँ, वापस आना संभव है, मगर एक जगह मैंने राहुल सुर साहब का ही एक इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें इन्होंने बताया कि वापस तो आ जाते हैं, मगर कुछ समय के बाद फिर वो वापस लौटने की कोशिश करते हैं। तो उसकी जो वापसी की परसेंटेज है, कुछ इन्होंने 12 से 15% बताई। तो ऐसे लोग जो वापस चले जाते हैं, उन लोगों को भी समाज के आगे आके और खुल के ये बताना चाहिए कि भाई इसकी लेने से क्या कष्ट है, क्या भोगना पड़ता है, किस तरह से हमें तकलीफें होती है, इसका एहसास दिलाना चाहिए। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि जैसे एक बिजली का खंभा देखा जाता है कि वो सामने एक बोर्ड लगता है खतरा, और लोग उसके बिल्कुल करीब से भी नहीं गुजरते, उनको लगता है भाई यहाँ से हाथ लग गया जाए तो एक मृत्यु आ सकती है। वैसे ही ये खतरनाक है, मैं समझता हूँ उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसका एहसास हमारे नौजवान पीढ़ियों में हमें पहुंचाना है, किसी भी तरह से उन्हें यह एहसास दिलाना है कि ये ड्रग्स हमें मौत की तरफ घसीटते ले जा रहे हैं, उससे निकलना, उस दलदल से बचना फिर बड़ा कठिन हो जाता है। या कुछ कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जैसे पहले बताया जाता था कि बचपन में हम पढ़ते थे भाई दूध पीना बहुत अच्छा है सेहत के लिए, और एक शुरू से ही उस चीज का बच्चों में आदत सा, ऐसे ही स्कूल कॉलेजेस में मैं समझता हूँ ऐसे करना चाहिए कि लोगों को, उस बच्चों के दिल में ये भय हमें किसी भी तरह से पैदा करना है कि ये सबसे बुरी चीज है, इससे बिल्कुल बच के चलना है। और इसीलिए हमें सेमिनार्स, कुछ स्ट्रीट प्लेस, कुछ ड्रामा या होर्डिंग्स या पोस्टर्स लगा के लोगों को चेतावनी देनी है, उसे चेतना लानी। राहुल जी, मैंने सुना है कि मलेशिया और चीन में अगर एक व्यक्ति अमुक मात्रा से ज्यादा गर्द या नशीले पदार्थ अपने पास रखता है, वो पकड़ा जाता है, तो उसे तुरंत मृत्यु दंड या मृत्यु की सजा दी जाती है। इस मामले में हमारे भारत का जो कानून है, उसका जो दृष्टिकोण है, वो आप जरा बताएंगे? पहले अंग्रेज जब भारत में थे, उन्होंने 3-4 कानून बनाए थे, पर उन कानूनों में दंड बहुत कम था। सन 1985 में ये सब परिस्थिति को देखकर संसद ने एक नया कानून बनाया जिसको हम नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के नाम से जानते हैं। और इस कानून में अब जो पनिशमेंट है, जो दंड है, बहुत
काफी कठोर समझे जाते हैं, क्योंकि कम से कम 10 साल सजा, जी ज्यादा से ज्यादा 20 साल सजा, कम से कम 1 लाख रुपए फाइन, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए फाइन, जी दंड। और संसद ने ये उनके अंदर थोड़ी सी डिस्टिंक्शन ड्रॉ की है कि यदि एक आदमी अपने निजी इस्तेमाल के लिए ड्रग रखता है, जैसे कि उदाहरण के लिए 250 मिलीग्राम, मतलब 1 ग्राम का 1/4 भाग जी अपने पास हेरोइन रखता है, जी तो ये समझा जाएगा कि वो अपने पर्सनल यूज के लिए रखता है और उसको 6 महीने से लेकर 1 साल तक दंड हो सकता है। जी मलेशिया जैसे जहां पर जो मृत्यु दंड है वहां पर अनिवार्य है, जी हमारे देश में परिस्थिति थोड़ी सी फर्क है। वो ये है कि पहली बार यदि उसको दोषी पाया गया जी और यदि दूसरी बार उन्होंने वो उस किसी ने गुनाह किया, अपराधी ने, और दूसरी बार वो दोषी पाया गया, जी तो यहाँ पर मृत्यु दंड भी अनिवार्य है। मतलब भारत में आ चुका है ये। जी, परंतु अभी तक इसके यहाँ किसी भी ड्रग ट्रैफिकर को मृत्यु दंड नहीं लगा। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो नशीले पदार्थों को लेकर जो लोग अपराध करते हैं और पकड़े जाते हैं, तो उनको बेल पर छुड़ाया जा सकता है या नहीं? नहीं, उनके लिए बेल पे छूटना बहुत मुश्किल है। सब के सब जो ऑफेंसेस हैं, जो अपराध हैं एनडीपीएस एक्ट के अंदर, जी वो नॉन बेलेबल हैं। हाँ हाँ परंतु ऐसे अपराधी जिनके पास वस्तुतः ड्रग्स नहीं मिली, जी उनके लिए बेल पे छूटना काफी आसान है, और वो हमारे लिए एक कठिनाई के रूप में आगे आती है, क्योंकि हमने देखा है कि कभी कभी मुख्य सूत्रधार अपने नौकर या दूसरे एजेंट्स जी या किसी को हायर करके भाड़े पे लेकर उनके हाथ से ये अपना ये व्यापार करते हैं, और जब हम मुख्य सूत्रधार को कोर्ट में लाते हैं तो कोर्ट हमको पूछता है कि इसके खिलाफ क्या सबूत है, तो हम बोलते हैं कि दूसरे अपराधी ने इसके खिलाफ बयान दिया है, मगर हमारे लीगल स्ट्रक्चर में कोर्ट उसको नहीं मानता, और पुलिस के सामने दिया गया यदि उसने कोई अपने अपराध कबूल किया है वो भी नहीं मानता, तो इससे हमको डिफिकल्टी होती है। यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगा राहुल जी कि उस वक्त आप क्या फील करते हैं जब आप इतने खतरों को खेल के उन्हें पकड़ के लाते हैं और कोर्ट में आने के बाद उन्हें रिहा किया जाता है, उस वक्त आप क्या फील करते हैं? देखिए, पुलिस वालों के दिल की बात जाने तो जब भी कोई अपराधी कानून के हाथ से छूट के जाता है, पुलिस वाले को दुख लगता है। बराबर। और इसी वजह से यदि ऐसे लोग जो एक जैसे आपने बोला कि भयानक व्यापार करते हैं, बराबर, ये लोग बाहर समाज में आए तो हमारे लिए बहुत दुख की बात, मुश्किल हो जाता है। राहुल जी, आपने कहा था कि हमें कई लोग जानकारी देते हैं इसके बारे में आकर, तो जानकारी देने वाले जो लोग होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप कोई खास व्यवस्था रखते हैं या फिर उनको इनाम देने के लिए कुछ प्रबंध आपके पास है? जी है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही है। बिल्कुल सही। और यदि कोई व्यक्ति हमारे पास आके गोपनीय खबर दे जी तो सबसे पहले हम उसकी सुरक्षा के लिए उसका जो आइडेंटिटी है वो हम गुप्त ही रखते हैं जी और गुप्तता ही सबसे पहली सुरक्षा है, क्योंकि यदि दूसरे आदमी को ये ना पता चले कि उसके खिलाफ किसने खबर दी है तो ये उसके सुरक्षा का एक माध्यम बन जाता है। जी कई केसेस में ऐसे हुआ है कि जिसने खबर दी है उसको धमकी आई है, उसको एक केस में मुझे याद है उसको किडनैप भी किया गया था, और ऐसे केसेस में हम उनको पूरी प्रोटेक्शन देते हैं और लोगों को यही कहना चाहेंगे कि यदि आपके पास खबर हो जी तो अपने पुलिस स्टेशन के पास खबर दीजिए, और यदि आपको ये लगता हो कि आप अपना नाम नहीं आगे लाना चाहते तो गुप्त प्रकार से चिट्ठी के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को दीजिए और आपके नाम की गुप्तता हम रखेंगे। अच्छा और रिवॉर्ड्स के बारे में जो आपने बोला, केंद्रीय सरकार की एक स्कीम है जिससे बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि 1 किलोग्राम हेरोइन जी के बारे में यदि एक आदमी खबर दे तो यदि वो हेरोइन 90% प्योर है तो उसको 20,000 रुपए मिलते हैं। और जैसे जैसे उसकी प्योरिटी, शुद्धता कमी होती रहती है वैसे वैसे उसका रिवॉर्ड भी कम होता आता रहता है। जी और मुझे खुशी है कि 2-3 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने हमें 1,17,000 रुपए इन्फॉर्मर्स के लिए रिवॉर्ड दिया है, और आप यकीन नहीं करेंगे जब हमने उनको पैसे दिए उनके
चेहरे पे कितनी खुशी आई हुई थी। ठीक है जवाहरानी जी, नशीले पदार्थ के परिणामों को लेकर हमारे दूरदर्शन ने और हमारी फिल्मों ने काफी कुछ बताने की कोशिश की है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? दूरदर्शन और फिल्मों ने इस नशीले पदार्थों को लेकर काफी कुछ कहा है। जैसे दूरदर्शन पे तो काफी अच्छी अच्छी टीवी सीरियल्स उसके परिणामों के बारे में सब बताई गई है, मगर मैं ये समझता हूँ कि कुछ फिल्मों में जी। वो कैरेक्टर जिसको दवाइयाँ ये दी जाती है, नशा ये कराया जाता है, उसको एक अलग तरीके से पेश किया जाता है। एक ख्वाबों की दुनिया में उसे दिखाया जाता है लहराता हुआ, उसको ये फील होता है कि वो स्वर्ग का आनंद ले रहा है। तो मैं समझता हूँ ये चीजें हमारे नौजवानों पे बुरा असर करती है, क्योंकि वो भी उसी आनंद को दूसरों को देख के आनंद पाने की कोशिश करते हैं। उसके जगह पे अगर ये दिखाया जाए कि भाई एक बार जो ब्राउन शुगर ले लेता है और उसको फिर दोबारा अगर नहीं मिलती तो मरना पसंद करता है, मगर वो तड़फ उससे बर्दाश्त नहीं होती, या उसका अंत क्या है, उसकी पीड़ा क्या है, वो अगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ ज्यादा लाभदायक होगा। या कॉलेज में कुछ कैंटीन्स में खुलेआम ड्रग्स के बारे में बात करना, ड्रग्स लेना या सिगरेट में डाल के उनको पीना, ये सब दृश्य अगर न हो तो ज्यादा अच्छा है। खाली परिणामों को बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। राहुल जी, इन अपराधियों के साथ तो आपका करीब कभी हर रोज वास्ता पड़ता होगा, तो आप बता सकते हैं कि ये किस तरह के लोग हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं और ऐसा क्यों करते हैं ये सब? निशा जी, इस व्यापार को सच्चे रूप से एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जा सकता है जी। और इसके अंदर हर देश के जो नागरिक हैं जुटे हुए हैं जी। मगर बंबई में जो हमने ज्यादातर देखा है वो ये है कि हेरोइन जैसे यानी कि ब्राउन शुगर या गर्द, ये 90% से भी ज्यादा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बनती है और वहाँ के नागरिक यहाँ पर उनको लाते हैं। कई अफगान शरणार्थी हैं जो यहाँ पर आके अपने जो भारत ने जिनको शरण दिया है उसका दुरुपयोग करके इसका व्यापार करते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग तो इसके अंदर हैं ही, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से कई देशों के नागरिक यहाँ पर आके, जैसे कि कई नाइजीरियंस हैं, वो यहाँ से खरीदते हैं और माल बाहर ले जाते हैं जी। तो इसको मैं एक सच्चे रूप से एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड कहूँगा, जिसके अंदर प्रॉफिट मोटिव, मुनाफा ज्यादा होने के कारण ये करते हैं जी। और कभी कभी तो मैंने देखा, मुझे याद है कि एक हमने 18 साल का एक लड़का पकड़ा था जी। और उसके पास हमने 2 किलोग्राम गर्द पकड़ी थी और जब हमने उससे पूछा कि उसकी हिस्ट्री पूछी तो उसने बोला कि मेरी माँ अमेरिका में है। हमने उसकी माँ को टेलीफोन लगाया और बेचारी वो बहुत ही डर गई थी जब हमने उसको टेलीफोन किया। जल्दी से जल्दी वो प्लेन पकड़ के यहाँ पर आई और जब हमने पूछा तो हमको पता चला कि इस लड़के ने वो गर्द अपने पिताजी फादर से ली थी और हमको बहुत दुख हुआ, इतने जवान लड़के के खिलाफ हमको कार्रवाई करनी पड़ी। इसमें मैं आपसे ये पूछूंगा साहब कि उस लड़के को आपने छोड़ दिया कि उसको सजा हुई? देखिए, एक बार इसके अंदर पकड़ा जाए आदमी तो उसको हम छोड़ तो नहीं सकते। तो वो अब लड़का जेल में है। अच्छा। हाँ, जेल में है और बेल के लिए उसने ट्राई किया था, मेरे अधिकारी ने मुझे बताया था, परंतु अभी तक उसको बेल नहीं मिला। मतलब उसने पूरी जिंदगी अपनी खत्म कर दी। और यही लोगों को पता होना चाहिए कि जल्दी पैसे कमाने की लाभ न करके इस व्यापार से दूर रहे। जवाहरानी जी, आप आज की युवा पीढ़ी से क्या अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा, उम्मीदें सिर्फ मैं नहीं, पूरा समाज, पूरा देश युवा पीढ़ी से करता है, क्योंकि आने वाला कल, आने वाला जो भविष्य है वो उन्हें बनाना है, संवारना है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इन्हीं में से हमें कल का गौतम, कल का गांधी, इन्हीं में से हमें मिलेगा, इन्हीं में से हमें डॉक्टर्स मिलेंगे, यही हमारे इंजीनियर्स बनेंगे जो हमारे देश को एक प्रगति की ओर ले जाएंगे, एक विकास की ओर ले जाएंगे। हमारे बड़ों ने बड़ी मुश्किल से इस आज़ादी को पाया है, हासिल किया है जी। और मैं तो ये कहूँगा कि एक तूफान से कश्ती निकाल के वो लाए हैं और अब इस कश्ती के पतवार यही आने वाली पीढ़ी है। तो इसलिए मैं अपने दोस्तों से ये कहूँगा कि भाई ये जो ईश्वर ने हमें जिंदगी दी है, जैसे कहते हैं भाई जो एक बार आदी बन जाता है इस ड्रग्स का, या जब से वो लेना शुरू करता है, समझ लीजिए उसी दिन से उसकी मौत हो जाती है, मगर उसकी लाश कुछ सालों के बाद जलाई जाती है और उस बीच में जो तड़फ, जो घुट घुट के मरना है, सिसक सिसक के रोना है, वो उनको बर्दाश्त करना पड़ता है।
तो ये मेरे दोस्तों से, मेरे नौजवानों से ये एक दरखास्त है कि जो ईश्वर ने हमें जिंदगी दी है, क्या हम उसे इसी तरह से खत्म करेंगे या अपने देश और समाज के लिए कुछ करेंगे। वैसे मैं बिल्कुल आशावादी हूँ, आशा करता हूँ कि एक दिन ऐसी भी सुबह आएगी कि हम कह सकेंगे रौलसू साहब कि जब हमारा देश इन नशीले पदार्थों से मुक्त होगा, हम ये कह सकेंगे कि हमारे नौजवान, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे नागरिक इससे कोसों दूर भागते हैं। ठीक है, इसी उम्मीद को लेकर हम दर्शकों से और आज की पीढ़ी से ये अपेक्षा रखते हैं कि जो कुछ भी आप दोनों ने कहा है उस पर वो अमल करें। और राहुल जी, जवाहरानी जी, मैं आप दोनों की बहुत आभारी हूँ कि आपने आने का कष्ट किया। धन्यवाद। युवा पीढ़ी जो महाविद्यालय या विद्यापीठ से संबंधित है, वहाँ पर इसका जो भयानक रूप देखने को मिल रहा है, उसके बारे में हमारी सुश्री मेहरू बंगाली तशरीफ लाई है। Let me wish the student community a very happy academic year 91-92. You all must be aspiring to do your best in your scholastic performance. Utilize all the time and energy at your command to excel in the course of studies in which you have enrolled. Amongst you, there may be a few unfortunate ones who are caught in bad company or in a grip of circumstances which has led you to be victims of drug addiction. This is the worst affliction, a disease which not only ruins their lives, but that of the entire family, nay, the whole society. You can easily identify them. Expressionless, untidy in their appearances, and shunning the company except in their very limited group. They're sick individuals, both physically and mentally, frustrated, disappointed, friendless, having no inbuilt resources to face challenges of the ever-changing world around them. They resort to drugs to forget their grief temporarily and get hooked permanently, unaware of the consequences. They're not few. You find them among the very young in the street corners, living in slums and busties, and you find them among the richest and the most talented students in the college campuses. If you are observant, you will find drug peddlers roaming around educational institutions and some of the eating establishments and pan bidi shops openly selling the drugs. Can we tolerate this menace? Are we going to allow our young scholars to wither away their lives so cheaply? It is our social obligation to join the anti-drug campaign and by the end of the year declare our neighborhood as anti-drug zone. How can you do it? Join the anti-drug squad of your college. Get trained in detecting the drug addicts. Report the drug addicts to the authority. Direct a drug addict to the anti-drug cell or the counseling center. Inform the nearest police station to nab the drug peddler or raid the shop where drug is sold. Do you want to win a trophy for yourself or your institution for any one of the following? The best anti-drug pledge which the entire student population takes in your college. The best anti-drug slogan which keeps ringing in the ears of the entire community in and around your college and your neighborhood. The maximum detection of drug addicts. And fourth, the maximum participation in the anti-drug cell of your college. In students' cooperation alone lies our strength in combating the drug menace and declaring our areas as drug-free zones. May I therefore request every student to take the pledge, to do his utmost to save the young generation from the drug disease and contribute his might to build a strong and powerful nation. धन्यवाद।